हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में भारत में समलैंगिकता के बारे में समझेंगे। होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। आपने विभिन्न समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में LGBTQ समुदाय के बारे में सुना होगा। आपने पढ़ा होगा कि ये समुदाय विभिन्न मांग कर रहे हैं। एक समय इनकी मांग कुछ थी, आज उस मांग से थोड़ा आगे बढ़े, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भी परिचर्चा करेंगे। मैं इसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों के बारे में आपको बता दूंगा, ताकि जब परीक्षाओं में लिखने बैठे तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहे। इसके अलावा कानूनी रूप से इसके अतीत से लेकर वर्तमान तक जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं उन पर भी संक्षेप में आपसे परिचर्चा करूंगा। लेकिन इन सब के पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर ये होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है, समलैंगिकता होता क्या है। बहुत से लोग इसकी संकुचित परिभाषा रखते हैं। हालांकि उसमें मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं, या कोई भी आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मानवीय मस्तिष्कों की बौद्धिक क्षमता बढ़ते जा रही है, लोगों के पास नए नए क्षेत्र और नए नए अवसर उपस्थित होते जा रहे हैं, लोगों के सोचने का, कार्य करने का, समझने का तरीका भी बढ़ते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो जब भी इन सब चीज़ों को समझें, पढ़ें, तो आप अपने दिमाग को ब्रॉड माइंड रखें, बड़ा रखें, और उस बड़े दृष्टिकोण से ही इन घटनाओं को, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। किसी भी समस्या का, किसी भी सामाजिक समस्या का, या किसी भी सामाजिक चीज़ों का जब आप अध्ययन करें, जब आप समझें, तो संकुचित विचारधारा से, जो कि धार्मिक भी हो सकती है, गैर धार्मिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, उससे न समझ करके उसे थोड़ा व्यापक स्तर से समझें। एक परीक्षार्थी के रूप में भी जरूरी है और एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के रूप में भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग दिया है भारत में समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। धारा 377 का नाम सुना है, उसी के बारे में आपने फिल्म भी देखी होगी, शायद फिल्म भी आई है, मैं पूर्ण आश्वस्त तो नहीं, लेकिन शायद आई है धारा 377। ये सारा कहानी जो है उसी से संबंधित है। बाद में बताऊंगा कि धारा 377 क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समलैंगिकता होती क्या है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ हैं, सम अलैंगिक, अर्थात समान लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है उसे समान लिंगी कहा जाता है, या समलैंगिकता कहा जाता है। हालांकि एक बहुत ही साधारण और छोटा परिभाषा मैं दे रहा हूँ। आप विभिन्न परिभाषाएं अपने मन मस्तिष्क में या अन्य पाठ्य पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, प्रकृति बस या प्रवृत्ति बस अथवा प्रेम बस समान लिंग के लोगों के मध्य आकर्षण को समलैंगिकता कहा जाता है। बस कोई भी हो, अर्थात किसी भी प्रकार का आसन हो, यदि आपका आकर्षण प्राकृतिक स्थिति को छोड़ करके समान लिंग के प्रति है, तो उसे समलैंगिकता की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि बहुत सा लोग ऐसे भी होते हैं जो ये आश्वस्त नहीं होते हैं कि उनका आकर्षण किसके प्रति है। बहुत सा लोग ऐसे भी होते हैं उनका किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये मैंने एक साधारण सी, बिल्कुल ही साधारण सी परिभाषा रखी है जो आपको समझने के लिए। जब कोई व्यक्ति मतलब आदमी नहीं, महिला भी, उनका आकर्षण चाहे कैसे भी हो, प्रेम से हो, प्रवृत्ति से हो, प्रकृति से हो, जैसे हो, अपने ही लिंग के प्रति हो, तो उसे समलैंगिकता की श्रेणी में रखा जाता है। इसके 5 कैटेगरी अभी वर्तमान में बांटे गए हैं, यानी कि 5 श्रेणियां हैं वर्तमान। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है महिला समलिंगी। महिला मतलब एक महिला का दूसरे महिला के प्रति आकर्षण जो है वो महिला समलिंगी के आधार पर आता है, और इसको अंग्रेजी में लेस्बियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेस्बियन बोला जाता है। महिला का महिला के प्रति आकर्षण, यदि ऐसा कोई आकर्षण जिसमें एक महिला दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही है मानसिक रूप से, तो उसे माना जाएगा कि वह एक लेस्बियन प्रवृत्ति की महिला है। दूसरा है गे, गे मतलब एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण, यानी कि महिला वाला जो स्थिति थी उसको पलट दिया जाए, तो पुरुषों का पुरुष के प्रति जो आकर्षण होगा उसे गे की श्रेणी में रखा जाएगा, उसे गे कहा जाता है। तीसरा होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब समान एवं विपरीत दोनों लिंगों के प्रति आकर्षण। ऐसा व्यक्ति जिसका आकर्षण अपने लिंग के प्रति और दूसरे लिंग के प्रति दोनों में है, उसे बाइसेक्सुअल बोला जाएगा।
ठीक है ना। समान एवं विपरीत दोनों लिंगों के प्रति आकर्षण को क्या कहा जाएगा, बाइसेक्सुअल कहा जाएगा। चौथा है ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो प्राकृतिक लिंग के विपरीत लिंग में परिवर्तन होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से तो वो आदमी कुछ और जन्म लिया था, परंतु हो सकता है कि वो उसके आकर्षण हाँ, तो ये ट्रांससेक्सुअल का मतलब हो गया कि प्राकृतिक लिंग के विपरीत लिंग में परिवर्तन, अर्थात कोई जो है वो नर है और उसने अपने आप को मादा में परिवर्तित कर लिया, या कोई मादा है यानी कि महिला है और उसने अपने आप को पुरुष में परिवर्तित कर लिया है या ऐसी प्रवृत्ति रखता है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति ने अपने लिंग में परिवर्तन करा लिया, तो ये जो है ये इसे ट्रांससेक्सुअल के रूप में जाना जाता है। तीसरा पांचवा होता है क्योर। क्योर का मतलब हो गया कि वैसा व्यक्ति जो अपने आकर्षण के प्रति आश्वस्त नहीं हो, मैंने भी लिखा, जो अपने लैंगिक आकर्षण के प्रति पूर्णतः विश्वस्त न हो, अर्थात वैसा व्यक्ति जो अपने लैंगिक आकर्षण, याद रखिए शारीरिक आकर्षण नहीं, लैंगिक आकर्षण में किसके प्रति है वो विश्वस्त नहीं हो, तो इसे कहा जाएगा क्योर। ध्यान दीजिए कि ये सब चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ आपने पिछले दिनों में विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। मैंने शुरू में भी बोला कि किसी भी चीज़ को आप साधारण दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं, आपको उसके लिए अपना जो सोचने की क्षमता है उसको बड़ी रखनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी चीज़ देखिए, जो भी चीज़ है, क्या आप पहली बार सुन रहे हैं? नहीं। क्या हमारे धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्या ये नई चीज़ें हैं? नहीं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पहले से भी थी, एक मनोवृत्ति कोई नई नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये चीज़ें वर्तमान में ही क्यों आ रही हैं। आपको पता है कि दुनिया में लगभग 34 देश हैं जो जिन्होंने समलैंगिक शादी को या समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। भारत में भी ये संवैधानिक बेंच के पास चला गया है। सोच सकते हैं कितना बड़ा ये मामला है। मामला कहाँ चला गया है? संवैधानिक बेंच के पास चला गया है। अब वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसको देख रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। कितनी बड़ी चीज़ है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब इन सब चीज़ों को समझते हैं या इन सब चीज़ों को लिखते हैं तो लिखते समय, पढ़ते समय या समझते समय ध्यान रखिएगा कि ये नई चीज़ें नहीं है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत जगह इन सब चीज़ों या इन सब प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों से संबंधित बातें बिखरी पड़ी। आप भारत के विभिन्न मंदिरों में जो बहुत जगह बनाए हुए हैं, विभिन्न ग्रंथों में ऐसे चीज़ों के बारे में सुने होंगे। एक चीज़ और बता दूं कि अभी आपने एक फिल्म देखी होगी पद्मावत, या जब किताबें पढ़ी होंगी तो आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो सिपाह सलार था सबसे बड़ा, मालिक कफूर, जिसने पूरे दक्षिण भारत को जीत करके अलाउद्दीन के चरणों में ला दिया था। आप उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन बड़े बड़े इतिहासकारों के किताबों को पढ़ सकते हैं कि तत्कालीन समय में रानीवासों में, तत्कालीन समय में राजा के अंतःपुरों में क्या क्या घटनाएं हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ नई नहीं है। कोई धर्म ग्रंथ के पढ़ करके कोई धार्मिक व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है, हो सकता है कि वो सामाजिक रूप से निषिद्ध होगा, सांस्कृतिक रूप से निषिद्ध होगा, लेकिन थी, ऐसा निषिद्ध नहीं थी कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जा सकता है। उस दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव ज़्यादा रहता था, चीज़ें दब जाती थी। आज व्यक्तिगत जो कानून है उसने मानव के जो सोचने की, समझने की, बात करने की, चलने की जो क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि की है, और हर व्यक्ति आज आज़ादी जो महसूस करता है उस आज़ादी के अधीन ये सब बातें उभर कर सामने आ रही हैं। तो ये सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से LGBTQ बोला जाता है। तो अब आपसे जब कोई पूछे कि LGBTQ क्या है तो समझ जाएगा ना। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांससेक्सुअल, Q फॉर क्योर। तो अगली बार से जब LGBTQ आए तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि भारत में एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के लोग जो हैं या इस श्रेणी के जो लोग हैं उनकी आबादी 8% के आसपास है।
यदि सटीकता से गिना जाए तो लगभग 10 करोड़ के पास। अब इतनी बड़े जब जनसमूह हैं तो उनके बारे में बात तो होगी ही, कानूनी रूप भी बात होगी और क्या कहते हैं विधायी रूप से भी बात होगी। तो हम इसी कानूनी और विधायी रूप को आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके कानूनी रूप से ऐतिहासिक स्थिति को देखते हैं। एक एक पॉइंट को लिख करके मैं आपको बता देता हूं कि कब से कब तक क्या हुआ और कैसे हुआ। अब कानूनी तौर पर इसके इतिहास से वर्तमान तक की स्थिति को समझ लेते हैं। एक सरसरी निगाह, जब आप पढ़ने बैठे हैं, लिखने बैठे हैं तो इसको ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1860-62 में जो आईपीसी की धाराएं बनाई गई थी तो उसमें धारा 377 के तहत इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात वैसा कोई व्यक्ति जो समलैंगिक हो या समलिंगी के प्रति आकर्षण रखता हो या इस तरह के अपराध में पकड़ा गया हो तो एक तो गलत माना भी गया और उस अपराध के लिए उसको सजा भी होगी, और सजा जो थी अधिकतम 10 साल की रखी गई थी। इसके पीछे कारण था, कारण यह था कि तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन थी वो ईसाईयत मत से प्रभावित थी और ईसाईयत में इसे बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। हालांकि ईसाईयत धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसे नहीं देखा जाता था। याद रखिए कि जहां ब्रिटेन ने इस कानून को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया, भारत में इसे समाप्त होने में लगभग 157 साल लग गए। अर्थात जिन्होंने ये कानून हमारे लिए बनाया उन्होंने अपने यहाँ, चूंकि वो पहले से इससे प्रभावित थे तो अपने यहाँ उन्होंने इस चीज़ को पहले ही हटा लिया, लेकिन हमारे यहाँ हटने में बहुत टाइम लग गया। अब कैसे हटा उसको देखते हैं। तो आईपीसी की धारा 377 के तहत ये पूर्णतः प्रतिबंधित था। इसी को आप लोग बार बार धारा 377 देखते होंगे। बाद में 2001 में, कहीं कहीं आपको 2003 भी मिलेगा, लेकिन 2001 में एक नाज फाउंडेशन नाम की संस्था थी, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया और बोला कि ये जो धारा 377 में जो अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जो दंड का प्रावधान करता है इसको वापस कर दिया जाए, इसे अपराध की श्रेणी से हटा लिया जाए। अर्थात भारत में जो समलैंगिकता पूरी तरह से कानूनी रूप से प्रतिबंध था उसको प्रतिबंध या अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। किसने डाला? नाज फाउंडेशन। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। सुनवाई चली, बातें बनते बिगड़ते गई, जैसा न्यायालयों में होता है, पक्ष विपक्ष सब रखते चले गए और 2009 में, याद रखिएगा ये क्या कहते हैं मील का पत्थर था, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया। याद रखिए मैंने क्या बोला? अपराध की श्रेणी से बाहर किया, अनुमोदित नहीं किया, अपराध की श्रेणी से बाहर किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कालांतर में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुनः अपराध की श्रेणी में डाल दिया, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला था उसको पलट कर दिया या रद्द कर दिया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने। कब किया? 2013 में। और याद रखिए कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और लिखा कि कानूनी तौर पर नहीं लागू होने वाला फैसला बताया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो 13 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि यह कानूनी तौर पर लागू नहीं होगी। साथ में टिप्पणी भी किया कि जब तक धारा 377 रहेगा तब तक ये प्रावधान रहेगा और वो अपराध की श्रेणी में ही रहेगी। यानी कि सबसे पहले धारा 377 को हटाइए, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। समझ रहे हैं मामले को? बाद में 2017 में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअलिटी को निजता का अधिकार कहा। अर्थात किसी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा जो उत्पन्न हो रही है वो उस व्यक्ति के निजता का अधिकार कहा और कहा कि राज्य उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। सोचिए, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता को कितना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया, परिभाषित किया और कहा कि व्यक्ति के सेक्स संबंधी झुकाव को उसका राइट टू प्राइवेसी है। अर्थात 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को देखते हुए किसी व्यक्ति के क्या कहते हैं सेक्सुअल झुकाव को उसको निजता का अधिकार कहा और राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार कहा। अर्थात इसमें अब देखिएगा कालांतर में कैसे अनुच्छेद वगैरह जुड़ जाते हैं। मामला यही पर आता है। साथ ही
ये भी कहा 2017 में कि किसी भी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो अपनी कोई भी इच्छा रखता हो। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को सम्मानपूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जो कैसी भी इच्छा रखता हो। इच्छाओं से कोई मतलब नहीं, जब तक वो कानून को तोड़ता नहीं है या समाज में कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं होता। तो सेक्स संबंधी झुकाव को उसने क्या कहा? राइट टू प्राइवेसी कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। कब कहा? 217 में, 2017। अब मामला आ गया 2018 में तत्कालीन जो दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने 6 सितंबर 2018 को धारा 377 के तहत इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी कि तत्कालीन समय में 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस समय मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा थे, उन्होंने इस क्या कहते हैं समलैंगिकता को जो अपराध की श्रेणी में था उसको बाहर कर दिया। याद रखिए, अपराध की श्रेणी से बाहर किया, वैध अवैध की बात नहीं है, अपराध की श्रेणी से बाहर किया। यानी कि जो लड़ाई 2001 में शुरू हुई थी 18 में आकर के समाप्त हो गई। 2013 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 2013 में बोला कि नहीं, लागू नहीं होगा, ये अपराध की श्रेणी में रहेगा। बाद में 18 में अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, अब बोला कि नहीं, अभी अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया। और ये जो मामला था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला था। परीक्षाओं में आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, किसका मामला था? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला था। जब ये चीज हो गया, अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया, तो पूरे भारत में लगभग 20 ऐसे याचिका दायर किए गए जहां पे इन समलैंगिक लोगों ने अपनी शादी के लिए कि हम शादी करना चाहते हैं, कोर्ट में याचिका दायर करते। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, समलैंगी होना एक अलग बात है, लेकिन शादी बिल्कुल अलग बात होती है। शादी सामाजिक सरोकार होता है, समलैंगी होना ये आपका व्यक्तिगत इच्छा है। शादी कोई साधारण बात नहीं होती है, शादी एक असाधारण सी बात है, और आपकी अपनी इच्छा होना ये अलग सी बात है। मान के चलिए कि मेरी इच्छा है कि मैं बाइक चलाऊं तो बाइक चलाऊंगा, मेरी इच्छा है कि मैं पहाड़ पर चढ़ूं, पहाड़ पर चढ़ूंगा, यदि सब चीज़ सही है तो। लेकिन शादी में क्या होता है? शादी में बच्चे होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, पत्नी होती है या जो जैसा भी हो उनके अधिकार होते हैं, साथ ही संपत्ति परिसंपत्ति संबंधित मामले भी होते हैं। तो जब ये याचिकाएं विभिन्न प्रकार के कोर्ट में गई, मामला बढ़ने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सारे मामले को अपने यहाँ मंगा लिया। बोला कि लाओ हम एक जगह देखेंगे, और इसके लिए एक बेंच बना दिया 3 जजों की। जब 3 जजों की बेंच बनी तो उन 3 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने सुझाव दिया कि इसे संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाए। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस पर इसकी सुनवाई कर रहा है, इसके पक्ष विपक्ष को देख रहा है। याचिकाकर्ताओं के जो पक्ष हैं बहुत सारे वकील देख रहे हैं, और भारत सरकार का जो मामला है वो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता देख रहे हैं। तो ये इसका कानूनी प्रावधान था। अब देखते हैं इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, और साथ ही सरकार का तर्क क्यों क्या कर रही है। अब देखते हैं इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, साथ ही सरकार क्या कह रही है। देखिए, सरकार के साथ समस्या क्या होती है कि जब कोई नई बातें आती हैं तो उसे कानून बनाना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी PIL डाल सकता है, कोई भी याचिका कर सकता है कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप इस पर विचार कीजिए। माननीय कोर्ट उसको देखेगी, वो क्या कहते हैं, माने बंदित है। लेकिन जब मामला आएगा तो उस पर कानून बनेगा। तो कानून कौन बनाएगा? कोर्ट तो बनाएगी नहीं, कानून तो संसद में बनेगी। तो इसी कारण है कि सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ता है, और सरकार यहीं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से बोल भी रही कि आप जो ये उछल कूद देख रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून क्या क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। भारत में 3 प्रकार के शादियां जो हैं विवाह अधिनियम बनाए गए हैं, हालांकि और भी होंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3 है। पहला क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग हैं, हिंदू में सिख और क्या कहते हैं बौद्ध जैन सभी आते हैं, तो इनका जो विवाह है वो इसी अधिनियम के तहत बंधित होता है, अर्थात इनके सारे कायदे कानून जो हैं इसी अधिनियम में बंधित हैं। दूसरा है मुस्लिम विवाह अधिनियम। मुस्लिम विवाह अधिनियम का मतलब कि जो इस्लाम विचारधारा के लोग हैं उनकी जो शादी विवाह है इसी अधिनियम के तहत भारत में नियमित होगी।
अब इनसे जो अलग होंगे उनके लिए है विशेष विवाह अधिनियम। इसे नागरिक विवाह अधिनियम भी कह सकते हैं। नागरिक विवाह के लिए रखा गया है कि जो व्यक्ति अपनी पसंद का शादी करना चाहते हैं करेंगे और इसी अधिनियम के तहत वो नियमित होंगे। अर्थात ये 3 प्रकार का विवाह अधिनियम हमारे यहाँ है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी करेगी। हर जगह पे एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला का उल्लेख है, अर्थात कोई पुरुष कोई महिला से, कोई महिला पुरुष से शादी करती है तो ये नियम बनेंगे। लेकिन जब कोई पुरुष पुरुष से, कोई महिला महिला से शादी करेगा तो उस पर क्या नियम बनेंगे, ये कानून ही नहीं है। तो जब कानून ही नहीं है तो सरकार फिर क्या करेगी, कोर्ट फिर क्या करेगी। तो अब कोर्ट और सरकार बैठ करके वहाँ पे पक्ष विपक्ष का तर्क देख रहे हैं और माननीय जब कोर्ट फैसला देगी उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि मैं पुनः याद करा दूं कि यह मामला अभी संवैधानिक बेंच के पास है और संवैधानिक बेंच इसे देख रही है। तो देखिए, पक्ष में अर्थात समलैंगिकता के पक्ष में कुछ तर्क हैं। पहला तर्क है कि वो कह रहे हैं कि हमें अपने पसंद की व्यक्ति से शादी करने का एक मौलिक अधिकार है भी, हम अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। दूसरा उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को विवाह से रोकना उसके समानता का उल्लंघन है। हमारे संविधान में समानता की बात की गई है, तो किसी व्यक्ति को उसके मनपसंद व्यक्ति से शादी के लिए रोकना कि भाई आप शादी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं संविधान में जो समानता का जिक्र किया गया है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, स्थान के आधार पर जो प्रतिबंधित किया गया है, ये उसका उल्लंघन है। पक्ष वाले का तर्क है। तीसरा तर्क है कि अभी तक लगभग 30 देशों में इसे मान्यता प्रदान किया गया है, यानी कि 30 देशों में मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो आप क्यों नहीं मान्यता प्रदान कर रहे हैं। अगला तर्क है कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पूर्णतः प्रतिबंधित कभी नहीं रहा। मैंने पहले भी बताया था कि इसलिए मैंने क्लॉज जोड़ दिया है कि सरकार ने कहा है, अपना पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि इससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। तो उसके काट में जो इसके पक्ष के लोग हैं, अर्थात जो क्या कहते हैं समलिंगी विवाह के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे हैं कि अव्यवस्था फैलेगी तो प्रतिबंधित कब रहा। स्मृतियों से लेकर के पुराणों तक, अब वेद से लेकर वेदांगों तक सब जगह इसका जिक्र है, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सही एकदम गलत है, अनभिज्ञ है, हम इसके बारे में जानते नहीं है, समाज में क्या कहते हैं दुष्परिणाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप झूठ मूठ का ऐसी बातें बना रहे हैं, कानून न बने या अपने राजनीतिक स्थिति के कारण। ये पक्ष वालों का तर्क है। अब देखते हैं विपक्ष वालों का तर्क, जो कि लगभग सरकारी तर्क है। भारत में विवाह को मान्यता तभी दी जाती है जब वह जैविक रूप से पुरुष एवं महिला के मध्य, ध्यान रखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, जैविक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई ये मानसिक रूप से स्त्री पुरुष क्या होता है। आपने एक कविता पढ़ी होगी, 6ठी क्लास में या शायद 7 में हमने पढ़ी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ी है ना। यानी कि झांसी वाली जो रानी थी वो जब लड़ने गई तो उसमें मर्दानी वाली ताकत आ चुकी थी। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि अमुक व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। यदि क्या कह सकते हैं मतलब धार्मिक या वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो रोना पुरुषों का काम नहीं होता है, महिलाओं का होता है। लड़ना पुरुषों का काम होता है, लेकिन वहाँ पे मर्दानी थी और यहाँ पे पुरुष रो रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिए मैं सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। यदि इसको और उन्नत से देखें तो भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर के क्या कह सकते हैं कल्पना की गई है, यानी कि एक व्यक्ति में आधा पुरुष गुण भी हो सकते हैं, आधा महिला गुण भी हो सकते हैं। आपने शंकर का अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ कल्पित हैं। तो संविधान में क्या लिखा गया कि जैविक रूप से, यानी कि ये जो तीनों शादियां हैं तभी वैलिड होंगी जब आप जैविक रूप से स्त्री और पुरुष के बीच होता है। चूंकि आप तो एक हैं तो फिर आप पर कौन सा विवाह अधिनियम लागू होगा ये सरकार को समझ में नहीं आ रही। दूसरा, विवाह का मौलिक अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। यहाँ जो बोल रहे थे कि एक मौलिक अधिकार है, तो इनका कहना विपक्ष वाले का तर्क है कि आपके जो कह रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो है, लेकिन याद रखिए कि विवाह का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार, वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है। आपके शादी का अधिकार अन्य सैद्धांतिक स्थितियों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तीसरा कि व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित वैवाहिक कानून में अदालत का हस्तक्षेप समाज में असंतुलन पैदा कर देगा। यदि
अदालत फैसला दे देती है कि हाँ आप शादी कर सकते हैं, तो याद रखिए कि शादी तो व्यक्तिगत, हमारे यहाँ भी व्यक्तिगत कानून चल रहा है, सामाजिक कानून तो है नहीं। तो जब व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित स्थितियों में इस तरह की शादियाँ आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा होगी, फिर तरह तरह के झगड़े झंझट स्थितियाँ आ जाएंगी, जिसमें धन स्थिति क्या कहते हैं, धन संपत्ति, साथ ही गोद लेने की, अब चूंकि बच्चे के लिए भी चाहिए तो उसके लिए, इसके अलावा अन्य सारे बहुत से मामले आने लगेंगे जिसको संभालना फिर अदालत और सरकार के लिए थोड़ा सा दुष्कर काम होगा। तो इसके लिए सरकार का कथन है कि आप या कोई भी इस पर सबसे पहले पूरी तरह से देख ले, उसके बाद ही इस चीज़ का क्या कहते हैं, मंजूरी नामंजूरी या कानूनी स्थिति प्रदान किया जाए। इसके अलावा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने अपना पक्ष रखा तो उसने यही कहा कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हमारे यहाँ मान्य कभी नहीं रहा। हालांकि सरकार का तर्क एक हद तक बहुत सही है। दूसरा कि माननीय कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर मामला जो था 2018 में, जिसमें श्री दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था, उसमें कहा कि ये अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है, इसको वैलिड नहीं किया। वर्तमान में जो सरकार ने तर्क रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है, उसे वैलिड नहीं किया। तीसरी बात कि ये जो सारे विवाह के संबंधी जो कानून है वो बनाना सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। तो जब ये मामला आपके पास है तो हम इसको पहले गहन अध्ययन करेंगे, इस पर संबंधित लोगों से बात करेंगे, तभी जाकर के हम कोई कानून बनाएंगे और तभी हम आपसे ये कहेंगे कि आप समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करें। यानी कि वर्तमान में यदि कोर्ट मंजूरी देगी तो उसमें बहुत सारे विवाद हो जाएंगे। क्या क्या विवाद हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। सबसे पहला कि जो शादियाँ होंगी वो किस अधिनियम में बंधित होंगी, ठीक है। दूसरा, जब शादियां होंगी तो उनके साथ संपत्ति परिसंपत्तियां होंगी, उनका तलाक का निर्णय फिर कैसे होगा। तीसरी बात, उनके जो बच्चे जैसे भी गोद लें या किसी अन्य प्रक्रिया से पैदा करें तो जो बच्चे होंगे उनके क्या अधिकार होंगे और जो अधिकार तय होंगे किस विवाह अधिनियम से तय होंगे। तो ये सब चीज़ें मामले आएंगी और सरकार इन्हीं सब चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पक्ष को रख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उसकी संवैधानिक पीठ क्या फैसला देती है और फिर उस फैसले के अनुसार सरकार क्या कदम उठाएगी। तो ये था हमारा आज का भारत में समलैंगिक, ठीक है। उसी पर धारा 377 यानी कि होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। आशा है आप जरूर लाभान्वित होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।